यमन का मंजरनामा इस वक्त पेचीदा तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। 2015 से 2025 तक यानी 10 बरसों में यमन में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, हजारों फजाई हमले हो चुके और बंदरगाहें, हवाई अड्डे और सरहदी रास्ते बारहा बंद किए जा चुके हैं। दिसंबर 2025 में सिर्फ चंद दिनों के अंदर 24 घंटे का अल्टीमेटम, एक फजाई हमला, 72 घंटे की नाकाबंदी और एक बड़े फौजी इनखला का ऐलान, ये सब इस बात की अलामत है कि हालात किस तेजी से बदल रहे हैं। ये सवाल अब शिद्दत से उठ रहा है कि अमारात के इनखला के बाद जनूबी यमन में ताकत का खला पुर कौन करेगा? क्या एसटीसी मजीद मजबूत होगी? क्या सऊदी अरब बराह रास्त मुदाखलत बढ़ाएगा? या क्या ये तमाम फरीक किसी नए सियासी फार्मूले पर मुत्तफिक होंगे? फिलहाल जमीनी हकायक यही बताते हैं कि बंदूकें खामोश होने के बजाय नई समतों में गरज सकती हैं। 31 दिसंबर 2025 का दिन तारीख में याद रखा जाएगा जब यमन की जंग में एक नया बाब शुरू हुआ। अमारात का इनखला, सऊदी अरब की सख्त वार्निंग, एसटीसी की जिद और इलाकाई सिफारतकारी की तेज रफ्तारी, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजरनामा तश्कील कर रहे हैं जहां पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं और नई सफबंदियां जन्म ले रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी है कि इस जीत की कीमत कौन अदा करेगा। और क्या यमन कभी इस तवील जंग के साए से निकल पाएगा या नहीं? यमन की जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। एक तरफ हौसी शुमाल में अपनी गिरफ्त मजबूत रखे हुए हैं और दूसरी जानिब जनूब में एसटीसी की पेशकदमी ने ताकत का तवाजुन बिगाड़ दिया है। नाजरीन, सऊदी अरब इस पेशकदमी को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है, जबकि अमारात पर इल्जाम है कि वो पसे पर्दा इस तहरीक की सरपरस्ती करता रहा है। अमारात इस इल्जाम को रद्द करता है, मगर मकला पर हमले और उसके बाद के वाकयात ने शकूक को मजीद गहरा कर दिया है। आइए देखते हैं कि अब यमन का मुस्तकबिल क्या होगा। दिसंबर की आखिरी रात थी, मगर यमन के आसमान पर नए साल की रोशनी नहीं, खलीजी इत्तेहाद के टूटने की चिंगारियां बरस रही थी। जब मकला पर बम गिरे, रियाज और अबू धाबी आमने सामने आए और यमन की जंग ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ इत्तेहादी भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अपनी बाकी मानदा अफवाज के इनखला का ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान ऐसे वक्त में आया जब सऊदी अरब ने मकला की बंदरगाह पर फजाई हमला करके ये दावा किया कि वहाँ अमाराती हथियारों की तरसील हो रही थी, जिसका मकसद जनूबी अबूरी काउंसिल यानी एसटीसी को मजबूत करना था। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि कई दिनों के बढ़ते हुए तनाव, सख्त बयानात, सिफारती फोन कॉल्स और मैदान जंग में बदलती सफ़ों का मंतकी नतीजा था। यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने अमारात को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और रियाद ने खुलकर इस मुतालबे की हिमायत की। इसके चंद ही घंटे के बाद सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद ने मकला पर वो हमला किया जिसने खरीदी शराकतदारी में दरार को आया कर दिया है। सऊदी मौक़िफ़ वाज़ेह था, कौमी सलामती सुर्ख लकीर है और हिज़्र मौत और अल मोहरा जैसे सरहदी इलाकों में किसी भी किस्म की अस्करी पेशकदमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2015 में जब सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहाद ने हौसियों के खिलाफ मुहिम शुरू की तो अमारात इस इत्तेहाद का एक अहम सुतून था। अमाराती अफवाज ने जनूब में असर और रसूख को बढ़ाया, इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर नेटवर्क्स बनाए और मकामी मलेशियाओं के साथ मजबूत रवाबत कायम किए। 2019 में अगरचे अमारात ने अपनी बेशतर अफवाज वापस बुला ली, मगर एक महदूद दस्ता जनूबी इलाकों में मौजूद रहा। यही दस्ता अब बाज़ाब्ता तौर पर वापस बुलाया जा रहा है और इसके साथ अमारात ने यह ऐलान भी किया है कि यमन में उसकी काउंटर टेररिज्म मुहिम खत्म हो चुकी है। मकला पर होने वाला हमला महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक सियासी पैगाम भी था। सऊदी अरब का कहना है कि बंदरगाह पर मौजूद सामान एसटीसी के लिए था, जबकि अमारात ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह तरसील उसकी अपनी अफवाज के लिए थी और इसमें हथियार शामिल नहीं थे। इस इख्तिलाफी बयानी ने यह साबित कर दिया है कि इत्तेहादियों के दरमियान एतमाद की सतह खतरनाक हद तक गिर चुकी है। यमन के सदारती काउंसिल के सरबराह रशाद अल अलीमी ने न सिर्फ अमारात के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख किया, बल्कि फजाई हदूद में नो फ्लाई जोन, समुद्री जमीनी नाकाबंदी का ऐलान भी किया, जिसकी मुद्दत 72 घंटे रखी गई। इसी दौरान जनूबी अबूरी काउंसिल ने अपनी पोजीशन मजीद सख्त कर ली। एसटीसी, जो कभी हौसियों के खिलाफ हुकूमत का इत्तेहादी था, अब खुलकर जनूब यमन की अलहदा रियासत के लिए मैदान में उतर आया है। दिसंबर 2025 के दौरान उसने हिज़्र मौत और अल मोहरा के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया, वो इलाके जो न सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर अहम है, बल्कि सऊदी सरहद के करीब होने के बाइस रियाज के लिए स्ट्रेटेजिक हैसियत भी रखते हैं। एसटीसी के तर्जुमान अनवर अल तमीमी ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और अगर उनकी फोर्सेस की तरफ कोई पेशकदमी हुई तो जवाब दिया जाएगा।
नाजरीन, खलीजी सियासत में इस कशीदगी के असरात फौरी तौर पर सिफारती सतह पर भी दिखाई दिए। कतर ने सऊदी और अमाराती बयानात का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते के मफाद में करार दिया और GCC चार्टर की रूह के मुताबिक अच्छे हमसायगी पर जोर दिया। इसी रोज सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ते किए, जिनमें इलाकाई पेशरफ्त जेर बहस आई। ये राब्ते इस बात का सबूत थे कि यमन में होने वाली तब्दीलियां सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी तवज्जो का मरकज भी बन चुकी हैं। अमारात की वजारत दिफा के बयानात में अल्फाज नपे तुले थे मगर पैगाम वाज़ेह था। हालिया पेशरफ्त और इंसदाद दहशतगर्दी मिशन की सलामती और मौसरियत पर मुमकिन असरात के पेश नज़र इनखला का फैसला किया गया है। ये जुमला दरअसल इस हकीकत की तरफ इशारा था कि ज़मीनी हालात अब अमारात के लिए काबिल कबूल नहीं रहे। सऊदी अरब के साथ खुला अस्करी तसादुम या कम अज़ कम इसके करीब सूरत हाल न सिर्फ खलीजी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि अमारात की इलाकाई हिकमत अमली के लिए भी खतरा बन सकती है। इस पूरी कहानी में एक और पहलू भी काबिल गौर है, खलीज ताउन काउंसिल के अंदरूनी इख्तलाफात। जी हाँ, GCC, जिसमें कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान और अमारात शामिल हैं, माजी में भी बहरानों से गुजरी है, मगर यमन का मामला इस इत्तेहाद के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। अगर यमन में इत्तेहादी एक दूसरे पर बमबारी करें, इल्जामात लगाएं और दिफाई मुआहदे मनसूख हों तो ये इत्तेहाद की साख पर गहरा सवालिया निशान है। यमन के अवाम के लिए ये तमाम फैसले महज खबरों की सुर्खियां नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। बगला की बंदरगाह पर उठता हुआ स्याह धुआं, जलती गाड़ियां, बंद रास्ते और गैर यकीनी मुस्तकबिल, ये सब उस जंग की कीमत है जो एक दहाई से जारी है। जब ताकतवर ममालिक अपने सुर्ख लकीरों का ऐलान करते हैं तो इन लकीरों के बीच आम लोग हमेशा पिसते हुए दिखाई देते हैं।